गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं आज। हमने अभी तक पढ़ा कि पूरी पृथ्वी के 3 हिस्से हैं, जिसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल। और तीनों को मिलाकर आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसे कहते हैं बायोस्फीयर या जैवमंडल। इसमें होने वाली जो महत्वपूर्ण साइकिल है बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसके द्वारा तीनों प्रकार के जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर आपस में मिलकर इन न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग कराते हैं और एनर्जी की भी रिसाइकलिंग कराते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं इनमें जनरली आ जाते हैं आपके वाटर, मिनरल्स, और बायोटिक फैक्टर्स में जाएंगे प्लांट्स और एनिमल। ये सब आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आगे कार्बन साइकिल, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल। So the biogeochemical cycle is the continuous flow of element and compound between organism and the earth। हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो हमारी धरती माँ से लेते हैं और हमारे मरने के बाद वापस जो भी तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है पुनः इस प्रकृति में, धरती माँ में समाहित हो जाता है। हम क्या हैं? हम अधिकतर हमारा हिस्सा 70 से 80% हिस्सा पानी से बना है। कुछ इसमें कार्बन भी है, कुछ नाइट्रोजन है। ये सब के सब आपस में एक दूसरे से रिसाइकलिंग होती रहती है, चक्र लगातार चलता रहता है। इसमें ओशियन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बायोजियोकेमिकल साइकिल फॉर एलिमेंट ड्यूरिंग ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड वाटर। एज पार्ट ऑफ द कार्बन साइकिल, कार्बन डिजोल्व इनटू द सरफेस ओशियन। अधिकतर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे जो सेल्ड एनिमल हैं इनके एक्सोस्केलेटल बनाने में काम आता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन साइकिल को बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। मनुष्य जिन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है धीरे धीरे अपनी क्रियाकलापों के द्वारा उनको ही धीरे धीरे वो नष्ट करता जा रहा है। यहाँ पर हम मेनली वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से समुद्र का पानी भाप बन के उड़ता है, वर्षा के रूप में कंडेंसेशन होकर बरसता है और अपने गति के अनुसार अलग अलग जीव जंतुओं में ये पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। पौधे फोटोसिंथेसिस और इसका ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करते हैं। जीव जंतुओं में भी वाटर डाइजेशन में और उनकी पौधों के जीव जंतुओं के बनाने में और उनकी तमाम प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाइट्रोजन साइकिल की हम बात करें, वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में 78% नाइट्रोजन है। इसका उपयोग डायरेक्ट तो नहीं किया जा सकता, किंतु विभिन्न भौतिक, रासायनिक और जैविक माध्यमों के द्वारा, यानी फिजिकल तरीके से जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर अमोनिया और यूरिया जैसे तत्व बनाते, यौगिक बनाते हैं और इनके द्वारा ये मिट्टी में नाइट्रोजन पहुंच जाता है। जहाँ तक बायोलॉजिकल फिक्सेशन की बात करें तो राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन के तरीके से रूट नोड्यूल्स में रहता है और वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्राइट और अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा तरीका है केमिकल तरीका, जिसमें हेबर प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाई जाती है। बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में मिलकर यूरिया बनाते हैं, जो एक सफ़ेद क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है। किसान इसको अपनी फसलों में छिड़क कर पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद आता है सल्फर साइकिल और फास्फोरस। ये जो साइकिल हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में और फास्फोरस जो है वो गैसियस फॉर्म में ना होकर सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में मिट्टी में पाया जाता है। पानी में घुलकर ये फास्फोरस पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, पौधों से ये प्राणियों में पहुंचता है, पौधों और प्राणियों की मृत्यु के बाद वापस ये मिट्टी में पहुंच जाता है। जहाँ तक हाइड्रोजन साइकिल की बात करें, वाटर साइकिल के साथ ही हाइड्रोजन साइकिल भी चलती है और ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन डाइऑक्साइड ये एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ऑक्सीजन का प्रयोग रेस्पिरेशन में किया जाता है और जो रेस्पिरेशन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है वो कार्बन साइकिल में काम आ जाती है। एक एक करके इनको हम देखते हैं, इनमें कॉमन क्या है। सबसे पहली चीज़ है ईच कंपाउंड, वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी के सभी मिलकर पृथ्वी का सिस्टम बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंपॉर्टेंट, कैन लीड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। वाटर साइकिल की बात करें, पानी वर्षा के रूप में नीचे बरसता है, कुछ बर्फ के रूप में, पोलर आइस के रूप में जमा हो जाता है, कुछ जो है वो सरफेस के साथ बहकर नीचे चला जाता है, कुछ पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, कुछ प्राणियों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। पौधे और प्राणी अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पानी का प्रयोग करते हैं। मूत्र के द्वारा और एवापोरेशन के द्वारा ये पानी कुछ तो
समुद्र में नदियों के माध्यम से चला जाता है और फिर इसका जब एवेपोरेशन होता है तो वापस वाटर जो है वो पहुंच जाता है क्लाउड के फॉर्म में। इस तरह से समुद्र का पानी भाप बनकर बरसता है, फिर पौधे और जीव जंतुओं से और मिट्टी में जो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर है ये वापस समुद्र में पहुंच जाता है। इस तरह से ये वाटर साइकिल कंप्लीट होती है। पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों ही रूपों में लगभग पृथ्वी का 70% पानी जमा रहता है। वाटर साइकिल जब बार बार रिपीट होता है, ये वाटर गोज थ्रू द साइकिल कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। आइस कैन चेंज टू बिकम वाटर और वाटर वेपर। वाटर जो है वो बाद में आइस में भी कन्वर्ट हो जाता है और कुछ मात्रा में ये स्टोर हो जाता है। पानी का भाप होना या बाष्पीकरण होना एवोपरेशन कहलाता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है जब कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, तो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब बर्फ़ सीधे भाप में कन्वर्ट हो जाती है बिना पानी में बदले, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये कंडेंसेशन कहेंगे। पानी की छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर कंडेंस हो जाती हैं, ये कंडेंसेशन के कुछ एग्जांपल हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है वर्षा का पानी का बूंदों के रूप में नीचे गिरना, ये प्रेसिपिटेशन कहलाता है। प्रेसिपिटेशन बारिश के रूप में भी हो सकता है, बर्फ़ के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, स्लीट के रूप में भी हो सकता है और ओलों के रूप में भी हो सकता है। सरफेस रन ऑफ की बात करें तो जो भी पानी नीचे गिरता है उसका 1/3 हिस्सा बहकर विभिन्न प्रकार की नदी, तालाब और झीलों के माध्यम से वापस समुद्र में पहुंच जाता है। इसे सरफेस रन ऑफ कहा जाता है। इसके बाद है तरीका इनफिल्ट्रेशन। कुछ पानी धीरे धीरे मिट्टी के अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाता है और ये पानी अंडरग्राउंड वाटर के रूप में यहाँ स्टोर रहता है, जिसे इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। पानी का पौधों के द्वारा भाप में कन्वर्ट होना, एवोपरेशन ऑफ वाटर थ्रू द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये एक आवश्यक एनर्जी का सोर्स भी है, क्योंकि जब तक ट्रांसपिरेशन के रूप में पानी भाप के रूप में बाहर नहीं जाएगा तब तक नीचे से ये पानी खिंच के ऊपर भी नहीं आ पाएगा। तो ट्रांसपिरेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। सब्लिमेशन की हम जो बात कर रहे थे, डायरेक्ट सॉलिड से बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए किसी भी चीज़ का गैस में कन्वर्ट हो जाना और गैस का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, इस तरह से ये सब्लिमेशन होता है। कन्वर्जन बिटवीन द सॉलिड एंड गैस फॉर्म विथ नो इंटरमीडिएट वाटर, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस जब बन जाती है इसे सब्लिमेशन कहा जाता है। तो ये वाटर साइकिल है जिसमें पानी प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे गिर रहा है, कुछ अंडरग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर हो रहा है और कुछ स्ट्रीम फ्लो के द्वारा धीरे धीरे बहकर ये ओशियन में पहुंच रहा है। अच्छा, एवोपरेशन हर स्तर पर होता है। एवोपरेशन यहाँ भी होगा, नदी तालाब में, हमारे शरीर के माध्यम से भी होगा और समुद्रों के द्वारा भी जो पानी है वो सनलाइट के प्रभाव में एवोपरेट होगा। इस तरह से ये वाटर साइकिल का हुआ। अब हम आगे बात करेंगे कि वाटर इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है। तमाम प्रकार की मानव की गतिविधियाँ, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, रेस्पिरेशन हो, पर्सपिरेशन हो, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, सभी प्रकार के कार्यों में वाटर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। अधिकतर पानी जो है वो तालाबों में और नदियों के रूप में स्टोर रहता है, जो हमारे तमाम शहरों की लाइफ लाइन कहलाता है। पानी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है, जो कि थर्मल पावर प्लांट के द्वारा या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉइंट के द्वारा ये बिजली हमें उपलब्ध होती है। ट्रांसपोर्टेशन का भी माध्यम करते हैं, साथ ही रिक्रिएशन का एक्टिविटीज़ भी होती हैं और मछली पालन भी बड़े स्तर पर समुद्र में और नदी तालाबों में किया जाता है। दूसरा है कार्बन साइकिल, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।